हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत यानी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत से पहले, नैतिक विकास को समझने से पहले अगर हम नैतिकता को समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जीन पियाजे ने कहा क्या इसके बारे में, है ना। तो पहले बात आ जाती है नैतिकता की, यानी मॉरलिटी, एंड देन जो बात आ जाती है वो है नैतिक विकास कि मॉरल डेवलपमेंट होता क्या है। नैतिक विकास यानी कि मॉरल ठीक है। पहले बात करते हैं नैतिकता की कि नैतिकता क्या है। नैतिकता बेसिकली क्या है कि हमारी सोसाइटी ने कुछ नियम बनाए हुए हैं, कुछ रीतियां हैं, है ना, और कुछ कह सकते कि कुछ बातें जो है समाज में इस तरीके से हैं कि अगर उन्हें कोई बच्चा फॉलो करता है तो उसका व्यवहार नैतिक होगा। इन शॉर्ट कि समाज के बनाए हुए नियमों के आधार पर जब किसी का व्यवहार होता है तो उसे हम कहते हैं कि उसका व्यवहार नैतिक व्यवहार है, या उसे ही हम नैतिकता कह देते हैं। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट जब कोई व्यक्ति समाज के बनाए हुए नियमों के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है ना, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अनैतिक व्यवहार, यानी कि उसका व्यवहार नैतिक नहीं है। ठीक है, अब बात आती कैसे नियम, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें बड़ों से बहुत अच्छे से पेश आना है ना, हमारा जो आचरण है बड़ों के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ये सारी चीजें समाज में एक रूल्स की तरह है कि हमें ऐसा करना चाहिए। कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कहा जाएगा कि आपके अंदर नैतिकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये कहा जाएगा कि आप अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है, इसे ही क्या बोलते हैं, नैतिकता। मतलब क्या है कि समाज के द्वारा बनाई हुई जो भी बातें हैं, जो भी नियम हैं, जब उनके अनुरूप, उनके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं, नैतिकता बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया बड़ों की रिस्पेक्ट करना, है ना, और झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, दूसरों की हेल्प करना, और भी बहुत सारी बातें। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों का जब बच्चों में धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा क्या होता है, बच्चा जब इस दुनिया में आता है वो ना तो नैतिक होता है ना अनैतिक होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि देखिए जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो नैतिकता, वो बच्चे का व्यवहार नैतिक होगा या अनैतिक होगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि उस बच्चे के आसपास का परिवेश कैसा है। जैसे कि बच्चा अगर लाइक दैट कि बहुत एरोगेंट फैमिली में है, मतलब ऐसी फैमिली जहाँ के लोग बहुत बदतमीज हैं, है ना, उनको बात करने की कैसे दूसरों से बात करनी चाहिए, कैसे दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार करना चाहिए, आए दिन लड़ाई झगड़ा, है ना, अगर उस इन्वायरमेंट में बच्चे का जन्म होगा तो वो भी, चूंकि उसके जो आसपास का परिवेश है उसमें ही निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो इस वजह से उसके जैसे उसके आसपास का इन्वायरमेंट में बिहेवियर व्याप्त है वैसे ही उसका धीरे धीरे आगे चल के बिहेवियर वैसा ही होता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके अंदर नैतिकता नहीं मौजूद होगी। उसको जब वो बड़ा होगा तो उसको नहीं पता होगा, कोई उससे बड़ा बुजुर्ग है तो उसके तू तड़ाक करके बात करेगा, है ना, किसी की बहुत ज्यादा किसी को जरूरत है हेल्प की, भले ही वो हो सकता है वो हेल्प कर सकता हो फिर भी वो नहीं करेगा, है ना, आए दिन चोरी करना, दूसरों से झूठ बोलना, दूसरे के ऊपर गलत आरोप लगाना, ये सारी चीजें क्या है, ये उसके लिए उसका कैसा अनैतिक व्यवहार है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म ही कहां पे हुआ है, उसके जो जन्म जिस इन्वायरमेंट में हुआ है, चूंकि वहां का इन्वायरमेंट ही निगेटिव है, वहां के लोग नहीं अच्छे हैं,
है ना, उन लोगों में ही अनैतिक व्यवहार है तो उस बच्चे में भी अनैतिकता ही आएगी। ठीक है, इसके दूसरी तरफ अगर देखें, अगर बच्चे का जन्म बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में हुआ है, बहुत अच्छे परिवेश में हुआ है, जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया जा रहा है कि हमको अपना लाइफ स्टाइल कैसे रखना है, हमको दूसरों से कैसे बात करनी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखना है, ठीक है, दूसरों की हेल्प हमें कैसे करनी है, ठीक है, और हमें चोरी नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें जहाँ बताई जाती हैं वहाँ पे बच्चों का जो डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट, वो कैसा होता है, वो नैतिक विकास का मतलब उसके अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके अंदर अच्छी चीज़ें आती जाती हैं, तो इस लिहाज से उसका नैतिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो ये बात आ जाती है नैतिक विकास की। अब बात आती है कि जीन पियाजे ने जो दो अवस्थाएं बताई हैं वो कौन सी हैं। नैतिक विकास की अवस्थाएं, कौन सी दो अवस्थाएं बताई हैं? नंबर 1, पहली है परायत नैतिक विकास की अवस्था, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी। ठीक है, दूसरी आ जाती है स्वायत्त नैतिक विकास की अवस्था या नैतिकता की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। इसका टाइम पीरियड क्या बताया जीन पियाजे ने? इसका बताया 4 या 5 ईयर्स से 9 ईयर्स तक। ठीक है, इसका बताया है 9 से 12 या 13 ईयर्स तक। ठीक है, कौन कौन सी दो अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं? परायत नैतिक विकास की अवस्था, दूसरा है स्वायत्त नैतिक विकास की अवस्था यानी स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी एंड स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। अब पहले बात करते हैं परायत नैतिक विकास की अवस्था, ये क्या होता है? स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी को कब से कब तक होता है? अभी मैंने बताया 4 to 5 से 9 ईयर्स तक। स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी यानी परायत नैतिकता की अवस्था को और 2-3 नामों से जाना जाता है। पहले ये समझ लेते हैं कौन कौन से नाम है, फिर जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो आप लोग ऑटोमेटिकली समझ लेंगे कि इसका जो ये नेम अलग अलग नाम है उनका मीनिंग क्या है और उनको इस अवस्था में ये क्यों कहा गया है। ठीक है, जब इसको डिफाइन करेंगे तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। पहली है स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म यानी नैतिक यथार्थता की अवस्था। यहां पे यथार्थता को अंडरलाइन करिए। दूसरा है स्टेज ऑफ मॉरलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट, विवश या बंधन या दबाव, बंधन या दबाव नैतिकता की अवस्था। दूसरा है एक्सटर्नल मोरालिटी यानी कि बाह्य नैतिकता। ठीक है, इन नामों से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म वही है स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी। नेक्स्ट नेम क्या है? स्टेज ऑफ मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट क्या है? एक्सटर्नल मोरालिटी। ये सारी चीजों का मीनिंग एक ही है बेसिकली। ठीक है, सिंपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, इस अवस्था में, इस अवस्था की शुरुआत कहां से होती है? इस अवस्था की शुरुआत होती है जब अपने से बड़ों में और बच्चों में एक क्या बोलते हैं कि जो अंतःक्रिया है वो समान ना होकर असमान रहे, यानी कि अनइक्वल इंटरेक्शन जब होता है, क्या है? बच्चों
व वयस्कों में अनइक्वल इंटरेक्शन के फलस्वरूप ही यह अवस्था आती है। अब बात आती है कि अनइक्वल इंटरेक्शन होता क्या है, यानी असमान अंतःक्रिया। असमान अंतःक्रिया, असमान अंतःक्रिया का मतलब यह है कि बच्चे और वयस्कों में, अब देखिए बच्चे का माइंडसेट और वयस्कों का माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। जब जमीन आसमान का फर्क, तो सिंपल सी बात है, समान अंतःक्रिया हो ही नहीं सकती। समान अंतःक्रिया कहाँ पे होगा, यानी इक्वल जो इंटरेक्शन कहाँ पे होता है, जब हम उम्र हो या हमारी एज के आसपास हो, हमारे थॉट्स मैच करते हो, वहां पे कैसी समान अंतःक्रिया होती है। इनकी एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। चूंकि इनकी एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए जो बच्चे होते हैं बड़ों के हमेशा दबाव में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं। चूंकि प्रेशर में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, इसी वजह से स्टेज ऑफ मॉरलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट कहा गया है। क्यों? बड़े जो कहें उसे मानना ही मानना है, उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते। अगर हमने अस्वीकार किया, बच्चों के अंदर थिंकिंग होती है कि अगर हमने ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जो बड़ों ने बताया है, तो हमें पनिश किया जाएगा, ठीक है। इसलिए चूंकि असमान अंतःक्रिया होती है, मैंने बताया कि बड़े और छोटे में बहुत ज्यादा एज गैप होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ये दबे हुए होते हैं। उनको ये लगता है कि बड़ों ने जो कह दिया वो सही है और जो कहा है उसे मानना ही मानना है, अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें पनिश किया जाएगा। ये प्रेशर होता है, ये दबाव होता है। इसी वजह से इसे स्टेज ऑफ मॉरलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट कहते हैं, यानी विवशता, बंधन की नैतिकता की अवस्था या दबाव की नैतिकता की अवस्था। अब बात आ जाती मॉरल रियलिज्म क्या है। जो स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म है, इसका बेसिकली मीनिंग ये है, अभी मैंने बताया कि जो बड़ों ने कहा है वो सत्य है, वो यथार्थ है, उसमें अब किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। बड़ों ने जो बात कह दी है, बड़ों ने कहा कि ये चीज गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो बच्चा उसको अपोज नहीं कर सकता है कि नहीं ये गलत क्यों है, ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। वो छोटा होता है तो उसको ये लगता नहीं, पेरेंट्स ने बताया ये नहीं करना है हमें, मतलब नहीं करना है, यानी यही सत्य है, यही सच है और यही हर जगह है, ये उसी के घर में नहीं है। वो ये समझता है कि ये ऑल अराउंड पूरे वर्ल्ड में ये चीज होगी कि ये नहीं करना है ना, उसको ही यथार्थ मान लेता। उसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन, चेंज नहीं हो सकता उस बात में जो उसके पेरेंट्स ने बताई है। जैसे अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हें चोट लग जाएगी, ठीक, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें चोट लग जाएगी। सपोज किसी के पेरेंट्स ने बच्चे से ये कहा, ठीक है। अब बच्चा वो अब ये उस पर तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में इतने ज्यादा उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं हुआ होता है। इस वजह से वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, पापा ने कहा कि ऐसा नहीं करना है, चोट लग जाएगी तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो हमें चोट लग जाएगी। ये चीज, और ये चीज ये समझता है कि ये हर जगह है, सारे पेरेंट्स अपने बच्चे से ये कहते होंगे। दूसरी चीज, अब ये एक प्रकार का उसके लिए क्या है कि आप नियम कह लो या ये कह लो कि उसने वो चीज इस तरह से अपने अंदर रख ली है कि वो ये समझता है कि इसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं है, अगर मैंने ये किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, ठीक। ये यथार्थता का मतलब है कि जो बड़ों ने बात कह दी है उसमें अब किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले, जैसे अगर कोई फ्रेंड है, ठीक है, अगर जैसे पेरेंट्स ने बताया चोरी करना गलत है, उसको पनिशमेंट मिलती ही मिलती है, जो चोरी करेगा उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो अगर उस बच्चे ने कोई बात सुनी किसी से कि एक फ्रेंड है, उसके फ्रेंड की जो है तबीयत बहुत खराब थी, या उसका साथी था उसकी तबीयत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो दुकान से, मेडिकल स्टोर से दवा को चुरा लाया, क्योंकि पैसे नहीं थे उसके पास। तो अब बच्चे को इस चीज से नहीं मतलब है कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसका फ्रेंड बीमार था इसलिए उसने दवा चुराई, पैसे नहीं थे, अगर ना चुराता तो मर जाता। इससे मतलब नहीं उस बच्चे को इससे मतलब है कि उसने दवा चुराई, क्योंकि पापा ने बताया था हमें कि चोरी करना गलत है, अगर चोरी करेगा वो पुलिस उठा के ले जाएगी। यानी उस बच्चे के अंदर ये आ गया कि उसने दुकान से दवा चुराई है, अब उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। डजंट मैटर कि उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उसका इंटेंशन क्या था। बात समझ में आ रही है?
तो यानी इस चीज में अब कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, ये यथार्थ है कि चोरी करना अगर करोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अब उसके पीछे की स्टोरी क्या है, इस चीज से कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा गया है द स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म, नैतिक यथार्थता की अवस्था। ठीक है, अब बात आ जाती है तीसरा एक्सटर्नल मॉरलिटी, बाह्य नैतिकता क्या है। सेम चीज है, बाह्य नैतिकता का मतलब है कि जब बच्चा अपने विवेक का काम, अपने विवेक से काम ना कर पाए, जब दूसरों के माध्यम से ही उसमें नैतिक विकास हो, तो उसे कहते हैं बाह्य नैतिकता, है ना। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं विवेक को डिस्क्रेशन, मतलब अपने विवेक का यूज ना कर पाए, वो ये ना समझ पाए क्या सही है क्या गलत है, जो बाहर वालों ने उसके माइंड में, बाहर वालों से चीजें उसके माइंड में आ गई हैं कि ये करना गलत है, ये करना सही है ना। ये काम करेंगे तो हमें पनिश मिलेगी, झूठ बोलेंगे तो हमें पनिश मिलेगी, अगर हम सच बोलेंगे तो हमें हो सकता है प्राइज मिले या पुरस्कार मिले, ये काम करेंगे तो हमें बहुत, हम पेरेंट्स की नज़र में बहुत अच्छे हो जाएंगे, अगर मैंने उसको बगल वाले को पीट दिया तो पेरेंट्स की नज़र में हम बहुत बुरे हो जाएंगे। तो जब बाहर जो भी लोग हैं, यानी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, बच्चों के आसपास का जो परिवेश है, जो सामाजिक वातावरण है, उसके माध्यम से जब बच्चों में नैतिक विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मोरालिटी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें एक चीज और है कि इसमें जो सत्तावादी माहौल होता है उसके नीचे वो बच्चे दबे हुए। सत्तावादी माहौल का मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, है ना, उन्होंने जो कह दिया, जो भी मैंने पहले बताया, उन्होंने जो कह दिया उसी के नीचे वो दबे हुए रहते हैं, वो चीजें उनको एक्सेप्ट करनी ही करनी है। इस वजह से बच्चों के अंदर जो, इस अवस्था में जो बच्चों के अंदर नैतिक विकास होता है, वो नैतिक विकास कैसा होता है वो समझिए। वो नैतिक विकास रिजिड होता है, यानी दृढ़ होता है, अनचेंजेबल होता है, ठीक, और एब्सोल्यूट होता है। रिजिड का मतलब दृढ़, ठीक है, दृढ़ का मतलब बहुत ठोस, किसी भी प्रकार का चेंज संभव नहीं है। अनचेंजेबल मतलब कि जो बता दिया है पेरेंट्स ने, बड़ों ने, उस जो रूल उन्होंने बता दिया है, जो उन्होंने कह दिया कि झूठ नहीं बोलना, मतलब नहीं बोलना नहीं। अब इसका क्या है कि अगर किसी की जान भी जा रही है, हो सकता है झूठ बोलने से उसकी जान बच जाए, लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो अनचेंज है। पेरेंट्स ने, बड़ों ने जो कह रखा झूठ नहीं बोलना, मतलब कुछ भी हो जाए, अब आपको झूठ नहीं बोलना है, भले किसी की उस झूठ से जान बच रही हो, यानी वो अगर वो इस स्तर पे है तो वो झूठ नहीं बोलेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब है कि अब इसमें किसी भी प्रकार का चेंज, वही बात है तीनों का कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है, जो बता दिया गया है उसी को एक्सेप्ट करना है। इसमें एक चीज और होती है इस स्टेज में, जो बच्चे होते हैं वो सर्वव्यापी न्याय पे बिलीव करते हैं, यानी इमिनेंट जस्टिस, इस पे बिलीव करते हैं। इमिनेंट जस्टिस क्या होता है कि उनको ये फील होता है कि कोई भी बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, तो उसको आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा। ठीक है, उसको ये लगता है कि गॉड जी हर जगह है तो देख रहे हैं, है ना। तो सपोज दैट कि अगर किसी बच्चे ने पेंसिल चुराई अपने क्लासरूम में, और फिर वो जब छुट्टी हुई वो अपने स्टेयर से उतर रहा था तो एकदम लड़खड़ा के गिर पड़ा, तो दूसरा बच्चा क्या सोचा था, वो इसलिए गिर पड़ा क्योंकि उसने सुबह उसकी पेंसिल चुराई थी। इस वजह से गॉड जी ने इसके साथ जस्टिस किया। इमिनेंट जस्टिस का मतलब है, सर्वव्यापी न्याय का मतलब है कि अभी गलत करोगे तो आपको कुछ समय बाद उसका तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा, यानी आपके साथ भी गलत होगा। लेकिन जो इसके बाद की स्टेज है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, इसमें वो चीज बच्चे नहीं सोचते हैं, उसमें प्रैक्टिकल होते हैं। हो सकता है स्टेयर्स में कुछ दिक्कत आ गई हो, इस वजह से गिर पड़ा हो। ठीक है, तो ये चीजें इसमें होती हैं। इमिनेंट जस्टिस होता है। और एक चीज और होती है कि इस एज के जो बच्चे होते हैं
वो दूसरों का मूल्यांकन, अभी मैंने जैसे स्टोरी बताई कि रिजल्ट के बेस पे करते हैं, कि जैसे अभी फ्रेंड ने बताया ना मेडिसिन चुराई थी, तो वो ये देखते हैं कि चोरी का रिजल्ट क्या होगा, पनिशमेंट, यानी उसने गलत किया है, रिजल्ट क्या है कि वो भले ही वो अपने फ्रेंड की जान बचाने के लिए उसने दवा चुराई हो, लेकिन उनकी नजर में क्या है कि वो गलत है। अब जब दूसरी स्टेज अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ये देखेंगे कि उसका, उस फ्रेंड का इंटेंशन क्या होता है चुराने का, कि वो इसलिए चुरा रहा है कि चुरा के बेच देगा, पैसे मिलेंगे, फिर उसके बाद वो उन पैसों से मस्ती करेगा, ये सिनेरियो बनता है, ये सर्कमस्टेंसेस हैं, या वो इसलिए चुरा रहा है कि वो चुरा के वो अपने फ्रेंड को दवा पिला के उसकी जान बचा सकता है ना। तो इस स्टेज में क्या है कि जैसे जो बच्चा है वो ये नहीं देखेगा कि उस फ्रेंड का चुराने का इंटेंशन क्या है, वो रिजल्ट पे जाएगा कि चोरी की है मतलब वो गलत है। ठीक है, अब बात आती है अगले स्टेज की। अगली स्टेज है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। कब से कब तक होती है? 9 to 12 या 13। स्टेज ऑफ ऑटोनॉमस मोरालिटी, क्या क्या नाम है? मॉरल रिलेटिविज्म यानी नैतिक सापेक्षता की अवस्था, वो क्या थी? निरपेक्ष थी। कोऑपरेशन मॉरलिटी, सहयोगात्मक नैतिकता की अवस्था। अगला है इंटरनल मॉरलिटी यानी आंतरिक नैतिकता। बात समझिए, ऑटोनॉमस का मतलब यह होता है कि जब हम खुद से चीजों को सीखने लगते हैं, ठीक है, उसमें क्या था, दूसरों के दबाव में बच्चा जो भी चीजें सीखता था उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके परिवेश का ज्यादा रोल था। जो उसके परिवेश में घटित होता था उन्हीं चीजों, उन्हीं बातों को वो नैतिकता के रूप में वो चीज ले लेता था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ये चीज है कि एक तो वहां पे अनइक्वल इंटरेक्शन था, यहां पे क्या है, मित्रों में इक्वल इंटरेक्शन। मित्रों का मतलब फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब क्या है, जैसे संगी सहपाठी यानी पियर्स है ना, जो हम उम्र होते हैं, उनके साथ क्या होता है, इक्वल इंटरेक्शन होता है। अब जब इक्वल इंटरेक्शन का मतलब है उन्हीं की एज के दोस्त हैं, उन्हीं की एज के लोग हैं, सोच लगभग एक जैसी होगी, ठीक है, और जो इंटरेक्शन होगा वो प्रॉपरली 100% होगा, यानी वो जो इधर से इंटरेक्शन हो रहा है वही इंटरेक्शन उधर से रहेगा। अंतःक्रिया बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें होती है क्योंकि एज गैप नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एज गैप नहीं होता है, इक्वल इंटरेक्शन होता है। इस वजह से ये लोग ये सोचते हैं, जैसे अभी मैंने स्टोरी बताई कि वो फ्रेंड जो है अपनी फ्रेंड के लिए वो दवा चुराता है, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी, इसमें इन लोगों का व्यूज ये होगा, चूंकि उसने अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए दवा चुराई थी, इस वजह से ये गलत नहीं है, इसे चोरी, भले ही चोरी की उसने, लेकिन इसे दूसरे की जान बच रही है, इसलिए नैतिक रूप से अगर देखा जाए, मॉरलिटी के तहत देखा जाए तो ये गलत नहीं होगा। उसे उस फ्रेंड को, जो वो लड़का है जो अपने फ्रेंड की दवा चुराता है, उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ये सोचते हैं इस अवस्था के बच्चे, ठीक है। अब चूंकि इक्वल इंटरेक्शन होता है, चीजें बहुत बेहतर तरीके से हो रही हैं। बेहतर तरीके से मतलब क्या है, आपस में डिस्कशन चल रहा है कि समाज में क्या गलत है क्या नहीं है, अगर जो गलत है क्या उसमें चेंज पॉसिबल है, ठीक है। समाज ने तो बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, लेकिन जहां पे इन लोगों को ये लगता है इस एज ग्रुप में कि ये गलत है, समाज ने जो रूल्स बनाया है ये गलत है, तो उसमें इन लोगों के माध्यम से, एक बहुत बड़े ग्रुप के माध्यम से, जहां पे सहमति होती है कि नहीं ये गलत है, इसको चेंज किया जा सकता है, इसमें चेंज होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए उसमें सिंगल पर्सन की बात नहीं होगी, बहुत बड़े एक समूह की बात होगी। जब वो एक्सेप्टेबल होगा, सारे लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, तभी समाज के द्वारा बनाए गए नियम में बदलाव होता है। अब बात आते हैं जो इनके नेम है। मॉरल रिलेटिविज्म का मतलब है सापेक्षता की अवस्था। सापेक्षता का मैंने मतलब बताया कि उसमें क्या था, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है कि उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता, जो है एब्सोल्यूट है। इसमें है चेंज पॉसिबल है, जैसे उसमें मैंने क्या बताया था, नैतिक विकास 3 होता है उस एज में, रिजिड, अनचेंजेबल और एब्सोल्यूट।
तीन बातें होती हैं। किसमें? हेटेरोनॉमस में। इसमें क्या होता है? जस्ट अपोजिट, फ्लेक्सिबल, यानी जो भी रूल्स समाज में बनाए हैं उसमें जो नैतिक विकास होता है वो फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं होता है कि नहीं चोरी मतलब झूठ नहीं बोलेंगे चाहे जो हो जाए, भले सामने वाले की जान चली जाए लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे हम। इसमें क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जरूरत पड़ने पे झूठ इस ग्रुप के बच्चे बोल सकते हैं, अगर किसी के साथ अहित नहीं हो रहा है और किसी का हित है इसमें तो वो झूठ बोल सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है मॉरल डेवलपमेंट। अनचेंजेबल, ये चेंजेबल होता है। एब्सोल्यूट, और ये क्या होता है? रिलेटिव। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है ऑटोनॉमस मोरालिटी की। ये बात क्या है? हेटेरोनॉमस मोरालिटी की। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। अब चूंकि यहां पे वहां पे देखिए एब्सोल्यूट था, एब्सोल्यूट का मतलब है निरपेक्ष, यानी कोई चेंज हो ही नहीं सकता है। लेकिन रिलेटिव इसलिए इसमें कहा गया है कि जरूरत पड़ने पे ये देखा जाएगा कि जो भी परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं, जैसे जो एक लड़का है वो अपनी फ्रेंड के लिए दवा चुराता है, तो अब यहां पे क्या होगा? यहां पे ये देखा जाएगा कि उस लड़के का इंटेंशन क्या था। ठीक है, उसने किस इंटेंशन से वो दवा चुराई ये देखा जाएगा, फिर डिसाइड किया जाएगा कि उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं, है ना। तो रिलेटिव का मतलब ये है, रिलेटिविज्म का, इसमें चेंज पॉसिबल है, वही चीज में है। ये अनचेंजेबल है तो ये चेंजेबल है। रिजिड का मतलब है उस कोई भी नियम कानून बन गया तो वो उसको फॉलो करना ही करना है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा लचीलापन होता है, उस नियम में भी बदलाव खुद ये बच्चे जो समूह है वो कर सकता है। अगली बात आ जाती है कोऑपरेशन मॉरलिटी। अभी मैंने बताया सहयोगात्मक का मतलब क्या है? एक ही एज के बच्चे होते हैं, आपस में कोऑपरेट करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उसमें जो इंटरेक्शन है बहुत बेहतर तरीके से होता है, इस वजह से नैतिक विकास होता है। इंटरनल मॉरलिटी का मतलब है, आंतरिक नैतिकता का मतलब है कि खुद के विवेक का मतलब है डिस्क्रिएशन के माध्यम से डिसीजन लेते हैं। अब जो परायत की अवस्था थी उसमें विवेक बच्चों में नहीं था। अब इसमें क्या, विवेक का मतलब है खुद की बुद्धि का प्रयोग करना। ऐसा नहीं कि दूसरों ने कह दिया कि फलाने ने गलत किया तो वो गलत है, नहीं, वो सोचेगा अपने विवेक से कि फलाने ने जो किया है वो गलत तो है, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री क्या, स्टोरी क्या है, उसने क्यों ऐसा किया, क्यों पे वो ज्यादा फोकस करेगा। कि अगर उसका इंटेंशन गलत करने का नहीं था, बाई चांस हो गया, तो उसे गलत वो नहीं मानेगा। इसलिए इसमें क्या, आंतरिक नैतिकता का मतलब क्या है कि उसमें जो नैतिक विकास होता है वो खुद के विवेक से नैतिक विकास होता है। उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क नहीं करते हैं इतना जितना उसका खुद का डिस्क्रिएशन यानी खुद की बुद्धि, खुद का विवेक वर्क करता है। इस वजह से इसे इंटरनल मॉरलिटी स्टेज भी कहा गया है। बात समझ में आ गई। अब मैंने दो तीन चीजें बताई, जैसे इसमें क्या है कि उस वाली एज में जो सर्वव्यापी न्याय है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, इमिनेंट जस्टिस पे। अगर वही स्टेज इन लोगों के सामने आती तो क्या होता, वो पेंसिल चुराई फिर वो स्टेयर से गिर गया बच्चा, तो जो परायत अवस्था के बच्चे थे या जो बच्चा था वो ये सोचेगा कि गॉड जी ने इनको पनिश किया है, क्यों, क्योंकि सुबह इन्होंने उसकी पेंसिल चुराई थी। इस एज जो इस स्टेज में बच्चे होंगे वो ये सोचेंगे यार हो सकता है कि स्टेयर्स में कुछ गड़बड़ी हो, इस वजह से वो गिर गया हो। वो ये नहीं सोचेंगे कि चुराने की वजह से उसको ये पनिशमेंट मिली है। बात समझ में आ गई। और इसमें क्या है, अभी मैंने उसमें बताया, उसमें रिजल्ट के बेस पे दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन बच्चे करते हैं कि अगर सामने वाले ने चोरी की है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक लड़का अपनी फ्रेंड के लिए दवा चुराता है, अगर अब यहां पे सिर्फ वर्ड चुराना हेटेरोनॉमस के लिए ये सिर्फ मैटर करता है, उसने दवा चुराई है बस, इससे मतलब है चुराना मतलब गलत किया है उसने, ये गलत है किसके लिए, हेटेरोनॉमस स्टेज के लिए, मोरालिटी के लिए, सॉरी, ठीक है। अब ये बच्चे क्या सोचेंगे, चुराया तो है, यानी ये रिजल्ट पे जाएंगे कि उसने चोरी की है। और ये क्या सोचेंगे, इस स्टेज के बच्चे इंटेंशन पे जाएंगे, उनका मनोभाव क्या था,
क्यों चुराई, उसके पीछे का कारण क्या था। ठीक है, चुराना तो गलत है, लेकिन हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो गई हो जिसकी वजह से उसे दवा चुराना पड़ा हो। जैसे कि मैंने बताया उसकी फ्रेंड की तबीयत खराब थी और दवा वो मिल नहीं रही थी, पैसे भी नहीं थे उसके पास, इस वजह से उसने मेडिकल स्टोर से दवा चुरा ली। तो इस सिचुएशन में जो ऑटोनॉमस मोरालिटी इस स्टेज के बच्चे होंगे वो इस चीज को गलत नहीं समझेंगे। बात समझ में आ गई। तो कौन कौन सी स्टेज बताई हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू।